हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मिस गाइडेंस की। ऐसे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और लगातार इनकी संख्याएं बढ़ रही हैं। जो लोग ये कहते हैं कि सर हमको ये चीज़ ऐसी बताई गई थी, लेकिन जब हमने इस चीज़ को किया तो ये ऐसी ना होकर के ऐसी हो गई और इस वजह से मेरे को नुकसान हो गया। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए, जब आप इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो आपका ये मानना होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करेंगे तो क्या होगा कि हमें रिलीफ मिलेगा। क्या पता कहाँ से क्या पता चल जाए। ये बात एक हद तक सही भी हो सकती है, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत भी हो सकती है। क्योंकि जब आपके साथ ऐसा होता है, आप अपने किसी भाई बंधु से बात करते हैं जिसके ऊपर ये केस ऑलरेडी चले हैं या जो इस प्रक्रिया से गुजर चुका है, वो आपको बताता है, वो आपको सलाह देता है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन दोस्तों, वो सलाह दे रहा है वो अपने अनुभव के आधार पर आपको दे रहा है। जो उसके साथ हुआ होगा केवल वो कहानी आपको बता रहा है, समझे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मरीज होता है, हम उसको कहते हैं भाई कौन सा डॉक्टर अच्छा है, वो कहते हैं पर्टिकुलर डॉक्टर अच्छा है क्योंकि उसको वहां से फायदा मिला होगा। लेकिन कोई बंदा ऐसे भी हो सकता है जिसको उस डॉक्टर से फायदा नहीं मिला होगा, तो वो कहेगा अरे वो डॉक्टर तो बेकार है, वहां मत जाना, वहां जाना क्योंकि उसको उस डॉक्टर से फायदा मिला है। ये उनका अपना अपना अनुभव था। अब आपको किस डॉक्टर से फायदा मिलेगा ये वो कैसे बता सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, आपको किस प्रक्रिया से फायदा मिलेगा, आपका स्टेप क्या होना चाहिए, ये वो लोग कैसे बता सकते हैं। उनका तो एक सिंगल केस है और उनके केस में उनके साथ जो कुछ घटा उसके आधार पर उन्होंने आपको बता दिया। अब आप ब्लाइंडली अगर उस चीज को फॉलो करते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड चीज ये आती है, जब आप एक बंदे से बात करते हैं, फिर दूसरा फूफा के लड़के से बात करते हैं कि भाई तेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, फिर मामा की बेटी से बात करते हैं, अरे तुम्हारे साथ भी केस चल रहा था, क्या हुआ। सब निचोड़ जब बनता है तो वो एक खिचड़ी बन जाती है। कुछ भी समझ में नहीं आता किसकी माने और किसकी ना माने। इसके अलावा दोस्तों, जब हम कोर्ट में जाते हैं वहां पर भी हमको दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पर भी सेम चीज लागू होती है। हर एक व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस है, हर एक व्यक्ति का अपना अनुभव है, हर एक व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका है। अब यहां भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, आपको पता चलता है कि डीवी के अंतर्गत हम डिस्चार्ज फाइल कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर कॉल आते हैं कि साहब हम डिस्चार्ज फाइल करने जा रहे थे, मगर मुझे इस पर्टिकुलर बंदे ने मना कर दिया कि ना डिस्चार्ज तो फाइल ही नहीं होगा, इसका तो प्रोविजन ही नहीं है, या फिर कुछ और अब मैं डिस्चार्ज कैसे फाइल करूं। या फिर दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी एफआईआर होती है, आपको सजेशन मिलता है कि आप एंटीसिपेटरी बेल में जाओ। यू डोंट वांट टू गो बिकॉज आप बहुत सारी चीजें देख चुके होते हैं, आपको नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए। फिर कई लोगों के द्वारा आपको डराया जाता है। कई बार आप सुनते हैं कि आप पुलिस के पास गए, पुलिस आपको डरा रही थी कि इतने लोगों को उठा लेगी, जबकि आपकी एफआईआर के बेस पे अरेस्टिंग का राइट उनको नहीं है। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे अलग अलग तबके के लोग हो सकते हैं जो आपको उस परिस्थिति में डराएंगे कि भाई अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके और आपके पूरे परिवार की अरेस्टिंग हो जाएगी। एज ए लेमैन आप डरेंगे, आपको डर लगेगा और बहुत तमाम समझाने के बाद भी आप नहीं मानेंगे और फिर भी आप जाकर के एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर देंगे, जिसका आपको जनरली कोई बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ, कई बार नुकसान भी हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर मामले में एंटीसिपेटरी बेल नहीं डालनी चाहिए। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर एंटीसिपेटरी बेल की आवश्यकता होती है, लेकिन मैक्सिमम मामलों में नहीं होती। इसी तरह से एक और जगह पे आप मिसगाइड होते हो। जैसे आपकी एफआईआर दर्ज होती है, आप एकदम से क्वैशिंग में चले जाते हो। अब किसी ने बता दिया आपको कि भाई मैं क्वैशिंग में गया था, मेरी क्वैशिंग हो गई, आप भी अंदर से एकदम मजबूत हो गए कि हाँ यार मैं भी जाता हूं, मेरी भी हो जाएगी। देखिए, समय समय पर चेंजेस आते रहते हैं और मामले मामले पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको क्वैशिंग में जाना भी है तो मेरा सजेशन है बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे मत जाओ। लाइक आपकी आज एफआईआर दर्ज हुई, आपने 4 दिन के बाद जाके क्वैशिंग फाइल कर दी, बिल्कुल भी ऐसा मत करो। आज के समय पे जो क्वैशिंग रिजेक्ट हो रही हैं उनमें मैक्सिमम कारण यह आता है कि भाई अभी तो तुमने इसको इन्वेस्टिगेट ही नहीं होने दिया और आप यहां पर आ गए। बहुत प्रीमेच्योर स्टेज है और केवल इस आधार पे क्वैशिंग रिजेक्ट हो जाती है। ऐसे कई सारे जजमेंट हाल ही में आए हैं। तो थोड़ा सा वेट करिए, आईओ से बात कीजिए, जितना लाइट करा सकते हैं एफआईआर को लाइट कराइए, जो एविडेंस दे सकते हैं वो दीजिए। जब चार्जशीट फाइल हो जाए, आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने सेक्शन इसमें इन्वॉल्व हैं, देन उसके बाद आप डिसाइड करो कि अब क्वैशिंग में जाना है और कैसे जाना है। लेकिन किसी डर के अंतर्गत आकर के आप क्वैशिंग में या स्टे में या एंटीसिपेटरी बेल में जाएंगे तो उससे केवल और केवल आपको नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने डर को कंट्रोल करना है। कोई कुछ कह दे, आपको डरना नहीं है, आपको लॉजिकली चलना है, आपको तर्क के साथ चलना है। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कि मैंने यहां के कुछ भी कह दिया और आपने कुछ भी मान लिया। नहीं, आप अपना तर्क यूज करो, आप अपना लॉजिक यूज करो और अगर आपको लगता है कि लॉजिकली वो बात सही है तो फिर आप उसको फॉलो करो। अगर आपको लगता है ये बात लॉजिकल नहीं है तो आप उसको स्किप करो। यही तरीका है दोस्तों इस मामले में। बहुत सारे मामले आपने ऐसे देखे होंगे जहां आपको यह कहा जाता है कि सेटलमेंट ही उपचार है, आप आज कर लो या कल कर लो, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे बिकॉज यू आर अ हस्बैंड।
बिकॉज आप पति हैं, आप हस्बैंड हैं और बिना पैसे दिए आपका छुटकारा नहीं, ऐसा भी आपको कहा जाएगा। और फिर हम कहीं ना कहीं इसमें मिथ में आ जाते हैं कि यार पैसे तो देने ही है तो आज ही दे देते हैं। भाई आज पैसे देने में और आज से 4 साल बाद पैसे देने में जमीन और आसमान का फर्क होगा। आज पैसे देने में और आज से 2 साल बाद पैसे देने में भी जमीन आसमान का फर्क होगा। आप समझिए इस बात को। और दूसरी बात, अगर बात ऐसी है कि आपने 1 रुपया भी लिया नहीं है तो फिर देने का भी कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। जो उसका राइट है वो ले सकती थी, लेकिन उस राइट के लिए क्या उसने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, क्या उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया है? तो अगर आपको लगता है कि हाँ वो हकदार है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया है, किसी कारणवश हमारा नहीं चल रहा, तो मैं मानता हूं कि ठीक है, वो लीगली अपने राइट के हकदार है। लेकिन अगर वो 10 दिन के बाद आपको छोड़ के चली गई, 12 दिन के बाद आपको छोड़ के चली गई, अपने किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आपको छोड़ के चली गई, या बिना किसी कारण के आपके बच्चे को उठा करके ले गई और पिछले 5 साल से आप अपने बच्चे से नहीं मिल पाए, पिछले 2 साल से आप अपने बच्चे से नहीं मिल पाए, तो ऐसे केस में आपको किसी भी तरह का पैसा इन लोग को नहीं देना है। आपको फाइट करना है फॉर जस्टिस। और फाइट करने के भी कई तरीके हैं, उसके लिए आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं कैसे करना है। लेकिन एटलीस्ट मिसगाइड तो बिल्कुल नहीं होना है कि आप पैसे दो, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे वरना ऐसा हो जाएगा, और इस प्रभाव में आके आप पैसे देने के लिए रेडी होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।